साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, बात होगी संपूर्ण इसमें 8वें वेतन आयोग को बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आया है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए खोला पिटारा, हो सकता है नया अपडेट या नया नियम लागू। आखिरकार सरकार जो इस समय जो अपडेट देने का प्रयास कर रही है उसमें कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि अब जो बजट, संपूर्ण बजट जो पेश होने वाला है जुलाई में, कहीं ना कहीं हर कर्मचारी के लिए एक स्पेशल मूवमेंट हो सकता है। क्योंकि 8वें वेतन आयोग अगर लागू हमारा हो जाता है या बजट में, संपूर्ण बजट जो जुलाई 2024 में लागू हो पाएगा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये असमंजस जो हमारे मन में है कि हमारा जो सैलरी का इंक्रीमेंट है वो किस प्रकार से बढ़ सकता है, तो वो आप सभी को इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन डे बाय डे मिल सके और आप डे बाय डे अपडेट रह सके कि आज हमारे लिए क्या बेनिफिट वाला हो सकता है। चलिए साथियों, चलते हैं, संपूर्ण वीडियो को देखते हैं। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर हम बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि इस बारे में कोई अभी किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, सिर्फ यह अनुमान है। लेकिन अगर 8वें वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में 3% का इजाफा हो सकता है। गौरतलब है कि इसी साल 7 मार्च को केंद्र मंत्रिमंडल ने एक सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगे भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जो मूल वेतन का 50% तक होगा। इसका सीधा फायदा केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं 7वें वेतन आयोग के बारे में। 7वें वेतन आयोग की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई थी। 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से अब सरकार कर्मचारियों के लिए वेतन में 23% तक की वृद्धि कर चुकी है। आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारी के वेतन आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन यह कोई अनिवार्य कानून नहीं है। सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और अन्य सुविधाओं की जांच करने के बाद ही वेतन आयोग का गठन करती है। साथियों, चर्चा करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा वेतन आयोग था वो कब गठन किया गया था। प्रथम वेतन आयोग वर्ष 1946 में गठित किया गया था और अब तक कई वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनमें केंद्रीय और पेंशन भोगी के वेतन में वृद्धि और सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों को भी महंगाई भत्ता का लाभ मिलता है, जो उन्हें डीआर यानी कि महंगाई राहत के रूप में मिलता है। डीए और डीआर में साल में 2 बार वृद्धि की जाती है। डीआर और डीए की गणना अखिल भारतीय सीपीआई आईडब्ल्यू की 12 महीने के औसत के आधार पर प्रतिशत में की जाती है। वर्ष 2006 में सरकार ने डीए और डीआर की गणना का फॉर्मूला बदल दिया था। डीए और डीआर की गणना का नया सूत्र जो लागू किया गया था, डीए प्रतिशत बराबर एआईसीपीआई इंडेक्स का जो वैल्यू नंबर होता है वो दिया गया था, यानी कि 115.76/115.76 उसे गुना की जाती थी 100 से। साथ ही चर्चा करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की मांग इस समय पर क्यों जोर शोर से उठाई जा रही है। केंद्रीय वेतन आयोग की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि मौजूदा समय में महंगाई और जीवन यापन की लागत तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग से उनकी सैलरी और पेंशन में सुधार आ जाएगा, जिससे कि वे बढ़ती महंगाई से निपटने में सक्षम हो पाएंगे। हालांकि अभी 8वें वेतन आयोग का गठन को आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए यह बड़ी राहत, बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि इससे उनकी सैलरी में 3% तक की बढ़ोतरी संभव है। अब चर्चा करते हैं इसके परिवर्तन के बारे में। क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं? यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो यह तकरीबन 5,400 रुपये बढ़कर 23,400 रुपये हो जाएगा। साथियों, इसमें अब चर्चा करते हैं थोड़ी डीए को लेकर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। इसलिए क्योंकि जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इससे पहले इसी साल मार्च में मोदी सरकार ने 1 जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए जो है 4% बढ़ाने का फैसला किया था। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50% डीए मिलता है। इसी साल में डीए में 5% की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे कि कुल मिलाकर 55% हो जाएगा। इसी बीच डीए में 4 से 5% की बढ़ोतरी से डीए 55% तक बढ़ोतरी की जा सकती है।
1 जुलाई से लागू होने वाली डीए बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर-अक्टूबर में की जाएगी। हालांकि यह 1 जुलाई 2024 से लागू होगा और मोदी सरकार के कर्मचारियों को क्षेत्र सभी बकाया का भुगतान किया जाएगा। यदि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 50% बढ़ जाता है तो घर के किराए के लिए मिलने वाला एचआरए शहर XYZ के अनुसार क्रमशः 30, 20, 10% होगा। शहर XYZ क्रमशः 27%, 18% और 9% थे, जो पहले से ही एक वृद्धि थी। साथियों, जहां हम एक तरफ चर्चा करते हैं कि जो हमारा डीए है वो कितना प्रतिशत बढ़ सकता है, शून्य होगा, क्या होगा, उसके बारे में चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। लेकिन जब भी जुलाई का वक्त आता है या जुलाई का बारे में हम बात करने का प्रयास करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक अपडेट जरूर निकल कर आती है कि वाकई कर्मचारियों के लिए क्या अपडेट स्पेशल हो सकती है। अब जो दूसरी खबर मैं आपको बताने वाला हूं वो कहीं ना कहीं आपको चौंकाने वाली हो सकती है। 87 लाख कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज़। केंद्र में मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्साह। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत केंद्र कर्मचारियों को पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। सामने आई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन पर 50% पेंशन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। पिछले साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना OPS में वापसी आए बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS के तहत पेंशन लाभ में सुधार के तरीकों की खोज की जा सके। यह समिति तब बनाई गई थी जब देश के कई राज्यों ने राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू करने से इनकार कर दिया था और पुरानी पेंशन प्रणाली यानी कि OPS की प्रक्रिया शुरू की थी। आपको बता दें कि इस समिति की रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई थी। इस स्थिति में वित्त मंत्रालय के विभाग में विशेष सचिव राधा चौहान, एनी मैथ्यू और पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक महंत शामिल थे। साथियों, अब चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में 50% पेंशन का जो मुद्दा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंतिम वेतन के 40 से 50% के बराबर पेंशन होगी। सरल भाषा में कहें तो अगर आपका अंतिम वेतन 50,000 रुपये प्रति माह पर रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन के रूप में 20 से 25,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हालांकि कुल सेवा काल और पेंशन फंड के आपकी किसी तरह की निकासी को समायोजित किया जाएगा। इस पेंशन को पूरा करने के लिए पेंशन फंड में किसी भी तरह की कोई कमी केंद्र सरकार के बजट में पूरा किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी होगी तो ये जो संपूर्ण बजट जो पेश करने वाले हैं 1 जुलाई को, उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो पेंशन की प्रतिपूर्ति है वो करी जाएगी। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार यदि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS जो है यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से लागू है तो 87 लाख से अधिक केंद्र कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि OPS पेंशन वित्तीय रूप से स्थायी नहीं है क्योंकि इसमें अंशदान नहीं है और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता जा रहा है। साथियों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 3 टॉपिक ऐसे बताए जो कहीं ना कहीं आपके लिए स्पेशल मूवमेंट हो सकते हैं। और जैसे भी आपकी प्रतिक्रिया लगी हो आप मुझे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं और लगातार मैं वही बातें या वही चीज़ आपको बताने का प्रयास करता रहता हूँ जो कि कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि आपके ही बेनिफिट वाला साबित होता है। चलिए साथियों, आशा करता हूँ अंत में आपसे कि आपने चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया होगा। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेज मुद्दे के साथ।